21 और 22 बाद में होली की छुट्टियां आपके भी है मेरे भी है। होली के दिन मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। उसके बाद 26 और 27, 26 को भी छुट्टी है ना, 27 और 28 यानी अभी के 2 दिन और 27 और 28 100 क्वेश्चंस में हिस्ट्री रहेगी। और यहाँ पर एक नाम देखो, हाँ, यानी क्वेश्चंस जो रहेंगे वो RAS लेवल के रहेंगे। और तुम कोई छोटी मोटी तो तैयारी कर नहीं रहे हो, तुम भी तो टॉप लेवल की कर रहे हो, तो क्यों नहीं जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो उससे भी टॉप लेवल के क्वेश्चंस को अटेंड कर ले। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बात को ध्यान रखें, इसको भी करना रे बाड़ा। हाँ, आओगे? बोलो मरो। कौन से चैनल पे? अरे YouTube पर भी कौन से चैनल पे? हाँ, ऐसे नहीं कि वहाँ पे जाकर आप उत्कर्ष क्लासेस चैनल खोल के बैठ जाओ और क्या अभी आवे। समझ में आया ना? RAS उत्कर्ष चैनल पे आना है। कौन से चैनल पे? RAS उत्कर्ष चैनल पे आपके ये प्रश्नोत्तरी क्लास रहने वाली है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो जुड़ चुके हैं जल्दी से एक बार कमेंट सेशन के अंदर थंब भेज दो कि हाँ हम जुड़ चुके हैं। कौन कौन जुड़ चुका है जल्दी से? हाँ, तब तक ये छोरियां खड़ी हो, सभी खड़ी हो जाओ। पाकिस्तान की तरह अलग जाके बैठ गई, मर गई, यहां आगे मरो। है पैनल आराम से दिखेगा, आओ। फिर बोले तुम्हें आछो रिफ्लेक्शन इन्फेक्शन जो आता है आने दो, इधर आओ। छो होता, इधर आप, चश्मा लगेगा, फिर डॉक्टरों का काम कैसे चलेगा? आगे मरो। हाँ, चलिए, हाँ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सुन लो, जो स्टूडेंट जुड़ चुका है, और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स आज शाम को, अभी आज ही 21 मार्च यानी आज शाम को कितने बजे RAS उत्कर्ष चैनल पर आपके हिस्ट्री के शो क्वेश्चंस रहेंगे। कितने? ये राजस्थान 500 लिखा हुआ है, इस राजस्थान 500 का मतलब राजस्थान से रिलेटेड पूरे 500 क्वेश्चंस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, और वो सब्जेक्ट आपके दूसरी टीचर लेकर आएंगे। मैं मेरा किस सब्जेक्ट की बात करूंगा? हिस्ट्री की। तो आज के सेशन के अंदर बिल्कुल आप शाम को 8 बजे RAS उत्कर्ष चैनल पर जुड़े, और टॉप MCQ की शानदार क्लासेस रहने वाली है। तो जल्दी से बताइए, शाम को जुड़ोगे? पक्का? पक्का? और एक होली को लेकर आपके लिए बिग सरप्राइज रहेगा, वो सरप्राइज मैं आपको वहीं पर दूंगा। अब कोई सोचेगा डिस्काउंट, वो तो रहेंगे ही रहेंगे होली सेलिब्रेशन का। ओके? अरे ओके, हाँ, तो शाम को मिलते हैं इस बड़े एक सेशन के साथ। ओके, चलो। ये बाद में उधर भी दिला देना, पड़ोसी मुल्क को, डोनाल्ड ट्रंप को। हाँ, चलो, अब लास्ट पॉइंट बताओ, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? मानगढ़ पहाड़ी पर किसका सम्मेलन बुलाया? सम्मेलन या अधिवेशन बुलाया? हाँ, तो फिर कोई बात नहीं। होली की छुट्टी कब से? आप क्लास खत्म करो, छुट्टियां ही छुट्टियां। ऑनलाइन वालों के लिए क्या छुट्टियां? आपका जिस दिन मन नहीं हो उस दिन फोन क्लास देखो ही मत, आपके लिए छुट्टी। हाँ, चलिए,
लास्ट पॉइंट बताओ, 1 मिनट रजिस्टर देना। ओके, समझाया भी यहीं तक था, आगे समझाना बाकी है। चलिए, ये किसका पेट दर्द हो रहा है? किसका पेट? ये पिछले वाले दोनों रो खड़ी हो, हाँ जमूरो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर उधर मत देखो, बैग लो अपने हाथ में, आगे मरो। हाँ इधर बैठो, मरो। तू बीच में घुस जा, कहीं तू बीच में घुस जा, कहीं पे भी बैठ जा, तेरा मन हो वहां बैठ जा, कहीं पे भी बैठ जा। तू आगे मर, हाँ ये आगे मर, बढ़त। बीच में मत बीटा इसको, उधर बैठ। लिख लिया? लिख लिया क्या? हाँ बैठ गए अब आराम से। ओके चलिए, क्लास कहाँ गया? मैं इतना काला क्यों दिख रहा हूँ? है लाइट तो यहाँ पे है, साला मेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा है। इधर पर सर इनको चूर्ण दे दो, पेट दर्द हो रहा है तो। इनका पेट दर्द दूसरे तरीके का है। मैं इतना खड़ा क्यों दिख रहा हूं? चलो आवाज नहीं। अब बोर्ड पर देखो जल्दी से, हम मानगढ़ घटना को आगे समझते हैं। ओके चलिए, अब सुनो और समझो। मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि गुरु गोविंद गिरी अपने भक्तों सहित प्रतिबंधित क्षेत्र में कौन से गढ़ आए बताओ? मानगढ़ पहाड़ी आए, और मानगढ़ पहाड़ी आकर उन्होंने एक आदेश जारी किया। क्या जारी किया? और आदेश जो जारी किया था वो किन को जारी किया था बताओ? भीलों को। और भील भी कौन से? जो इनके क्या थे? भगत। अब सुनो और समझो, अच्छे से समझना। अब सुनो और समझो अच्छे से। नैनिया मर जाएगा, आज आया नहीं तू और कमेंट कर रहा है ऊपर से, तो सुनो और समझो। अब भील जो भगत थे वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते? पहले आदेश क्या जारी किया? भीलों को कहा, मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी ने इन भीलों को आदेश जारी किया कि एक तो क्या कहा? अधिक से अधिक संख्या में भगत पहुंचे कौन सी पहाड़ी पर। और दूसरा आदेश कहा कि आओ तब खाली हाथ, साथ में रसद सामग्री लानी है। कौन सी सामग्री? रसद सामग्री का मतलब समझे? खाने पीने की सामग्री लेकर आनी है। ओके तो स्टूडेंट अब क्या होता है क्या नहीं होता है, अच्छे से सुनना और समझना। बिल्कुल हजारों की संख्या के अंदर भील आने लगे। कौन सी पहाड़ी पर? मानगढ़ पहाड़ी पर। अब भील जब आने लगे तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, कंपटीशन जो है सिर्फ एग्जाम में ही कंपटीशन नहीं है, हर सेक्टर में कंपटीशन है, हर सेक्टर में। अब एग्जाम में तो कंपटीशन इतना बढ़ गया कि जैसे वैकेंसीज आती है 5000 की और फॉर्म भरे जाते हैं, हाँ बिल्कुल 15 लाख 20 लाख, तो अब 5000 के रेशियो में शामिल होने के लिए आपको हजारों की संख्या में स्टूडेंटों को काटना पड़ेगा।
यानी अपनी काबिलियत दिखानी होगी। इस बात को ध्यान रखें। तो कंपटीशन यहीं पर नहीं है, कंपटीशन हर सेक्टर में। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी है जो सोच रहे हैं कि 3rd ग्रेड में होगा तो ठीक है, वरना चाय का बिजनेस शुरू करूँगा। तो उनको एक बार कहूँगा कि आज जब छुट्टी हो तो पाव आधा किलो की थैली अपने घर पर लेकर जाना और एक बार अपने हाथों से खुद चाय बनाकर खुद पीना। अंतरात्मा से आवाज़ आएगी कि यार मैं खुद ही नहीं पी सकता हूँ तो मेरे हाथों की चाय और कौन पिएगा। अब कुछ सोच रहे हैं, अब देखो किसी के माइंड में चल रहा है कि कोई बात नहीं, चाय का बिजनेस ठप होगा तो पानी पतासे का खोलूँगा। और पानी पतासे का जो बिजनेस है ऐसे ही नहीं चलता, वहाँ पे भी बड़ा भयंकर कंपटीशन है। पानी पतासों में टेस्ट ऐसे ही नहीं आता है, 4-4 दिन तक स्नान नहीं करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उसमें टेस्ट आता है। इस बात को ध्यान रखना। हाँ हाँ, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें। कभी पानी पतासे खाने जाओ ना तो बिल्कुल अच्छे से खाना, और जिस दिन टेस्ट नहीं आए ना तो समझ लेना आज भाई नाके आया है। और वो जो पास में कपड़े पड़े रहते हैं ना, वो समझ लेना आज ही दुपहर है। एक बार मेरे साथ ऐसा हो रखा है। पहले मुझे खाने का शौक था, पर जब वास्तविकता पता चली तो खाने ही छोड़ दिए। एक बार बिल्कुल मैं गया था पानी पतासे खाने, तो पहले से ही ऑलरेडी 3-4 छोरियाँ खड़ी थी पानी पतासे वाले भाई के पास। तो मैंने कहा पहले इनको गिटने दो, बाद में हम गिटेंगे। तो अब वो जब खा रही थी तो पानी पतासे वाले भाई को कहा कि भैया आज टेस्ट नहीं आ रहा है, अच्छे नहीं बने हैं, थोड़ा और मसाला डालो। तो उसने बेचारे ने और मसाला डाला और खिलाया। कहा नहीं नहीं, हमेशा वाला मज़ा नहीं है। फिर वो खाकर चली गई। अब उसने मेरे को भी प्लेट दी, 3-4 मैंने भी टिका लिए। मैंने कहा वास्तव में आज खाने वाला मज़ा नहीं है। तो उस भाई ने मुझे क्या कहा पता है कि भैया बात एक्चुअली ये है कि मैंने 3-4 दिन से आज ही स्नान किया है, और ये जो कपड़े बड़े ना इनको भी मैंने आज ही धोया है, इस वजह से टेस्ट नहीं आ रहा है। फिर वो मुझे क्या बोल रहा, और खाओगे क्या भैया? मैंने कहा रहने दे भाई तू। अब समझ में आया ना। तो हर सेक्टर के अंदर ध्यान रखना कंपटीशन है, मतलब 100 बातों की एक बात। तो सुनो, ये बात मैंने यहाँ पर क्यों कही, सुनो और समझो। स्टूडेंट सन्यासी थे, साधु बन गए थे। कौन? गुरु गोविंद गिरी। और गुरु गोविंद गिरी के फॉलोअर्स काफ़ी बढ़ गए, यानी भीलों में इनकी काफ़ी मान्यता थी। अब दूसरे जो साधु थे उनके पास सारा कोई जा ही नहीं रहा था। अब जो साधु बैठे थे अपनी धुनी पर दूसरे, उन्होंने देखा तो हजारों की संख्या में भील मानगढ़ पहाड़ी पर जा रहे, उनके पास कोई आ ही नहीं रहे। तो वो बेचारे अकेले बैठे बैठे क्या करे, वो अपने ही हाथों से खुद को कहते तथास्तु। और उन्होंने अफवाह फैला दी। किसके बारे में? गुरु गोविंद गिरी के बारे में, कि गुरु गोविंद गिरी मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों को इकट्ठा करके उनकी सेना संगठित कर रहा है, सेना बना रहा है। और सेना संगठित करके इसका टारगेट है पहले सूत जागीर को अपने अधीन करना, और फिर डूंगरपुर रियासत, और फिर पूरे भीलों के क्षेत्र पर क्या करना, अधिकार करना। अब बात ये आग की तरफ फैली, और बात जब फैली और पहुंची कौन सी जागीर? सूत जागीर। बताओ कौन सी जागीर? तो सूत जागीर का जागीरदार जो था वो पहुंचा। इसी सूत के अंदर पुलिस की एक चौकी थी, पुलिस की चौकी थी, पुलिस की सैन्य चौकी पहुंचा सूत का जागीरदार। अब सूत का जागीरदार यहाँ पर आया, और यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक था, उस पुलिस अधीक्षक को कहा कि मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी भीलों की क्या बना रहा है, सेना, और किस पर अधिकार करने की योजना बन रही है, सूत पर। इसलिए वास्तविकता का क्या लगाओ, पता लगाओ कि वहां पर क्या हो रहा है। तो सूत के सैन्य चौकी के पुलिस अधीक्षक ने 2 सैनिक भेजे। कितने? एक का नाम था गुल मोहम्मद। क्या नाम था? और एक का नाम था
यूसुफ खां, बताओ क्या नाम था? अब गुल मोहम्मद और यूसुफ खां को कहा कि तुम जाओ कौन सी पहाड़ी। अब उसके पहले, समझने से पहले एक छोटा सा उदाहरण और सुनो। देखो, एक तो सब्जेक्ट को पढ़ाना, मैं आऊँ बोर्ड पर भर दूँ, यानी बातें सीधी मैंने लिखा दी और आपको समझाया ही नहीं और आपने कॉपी में लिख दिया, कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो आप एक काम करो, क्यों 15,000 18,000 फीस के लगाते हो? सबसे बढ़िया एक 300 रुपये की किताब मार्केट में मिलती, वो लेकर आओ और घर पर बैठकर अच्छे से छाप लो। अगर छापने में ही, अगर कंसेप्ट में अगर आप भरोसा करते हो, छापना कंसेप्ट, तो क्यों आ रहे हो? क्यों फिर 15-18,000 फीस के दे रहे हो? हर महीने 4-4 6-6 हज़ार हॉस्टल के दे रहे हो? टारगेट एक ही रखो कि नहीं, कॉपी में चीज़ तभी लिखी जाएगी जब हमें समझ में आएगी। और हिस्ट्री तो सबसे शानदार सब्जेक्ट, अगर आपने समझ के पढ़ा तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सुनो और समझो, एक उदाहरण सुनो। अगली वाली घटना ऐसे समझ में नहीं आएगी, एक उदाहरण बता रहा हूँ, उस उदाहरण के माध्यम से समझ में आएगी। बताओ, होली की छुट्टियां कब पड़ रही है आपके? बोलो। 23 को। अब मेरी बात सुनो, आप जोधपुर शहर से बाहर के कौन कौन है, हाथ खड़े करो। ठीक है। अब गांव कौन कौन जाने वाले हैं, हाथ खड़े करो। ठीक है। अब सुनना और समझना, अच्छे से समझना। आप जो गांव जा रहे हो लगभग 2-3 महीनों से तो जा ही रहे हो, तो 5-6 4 महीने बाद जो जा रहे हैं वो हाथ खड़े करना, जो 4 महीने बाद जा रहे हैं। ठीक है। 1 महीने बाद जो जा रहे हैं वो हाथ खड़े करना। ठीक है। जो 6 महीने बाद जा रहे हैं वो हाथ खड़े करना। बहुत बढ़िया। हाँ, ये जो बार बार जा रहे हैं ना, बार बार जो 1-1 महीने से जा रहे हैं, इनसे घर वाले भी परेशान हैं और ये भी परेशान है। और तुम ये सोच रहे हो कि हमें यहाँ हॉस्टल में डाला गया है पढ़ाई के लिए। नौ, घर वालों ने कहा कम से कम 6-7 महीने पाप कटा रहेगा। हाँ, इस बात को ध्यान रखें, पढ़ाई कर लो, मर लो अच्छे से और जॉब पे लग जाओ। एक बार वापस हाथ खड़े करना, तो जो जोधपुर से बाहर के हैं, जो गांव जाएंगे, हाँ पूरे हाथ खड़े करना। रुको, हाँ मुझे यहां से देखने दो, पूरे हाथ खड़े रखो। ठीक है। इधर वाले नीचे करो, इधर वाले तुम खड़े रखो हाथ। तू खड़ा हो, व्हाइट शर्ट खड़ा हो। नहीं, ये इसके पास वाला व्हाइट शर्ट, अरे इधर वाला खड़ा। हाँ खड़ा। हाँ तू खड़ा रहे। पिछले वाले हाथ खड़े रखो। ठीक है। पिछले वाले नीचे कर दो। छोरिया हाथ खड़े करना। पूरे हाथ खड़े कर। क्या ये? हाँ चश्मिश खड़ी हो तू। हाँ खड़ी हो। हाँ तू ही। हाँ तेरे पास वाली को भी खड़ी कर। हाँ हाँ, उधर से हाथ खड़े करना। हाँ, अगली वाली दोनों खड़ी हो जाओ। हाँ ठीक है। पिछला, हाँ छोरी तू भी खड़ी हो, पिछली वाली। हाँ खड़ी हो। तू इसी क्लास का है? हाँ तुझे ही कह रहा हूँ। रेगुलर आता है? रेगुलर आता है? रेगुलर आता है? ये रेगुलर आता रे? बैठ जा। इसी क्लास के हो? रेगुलर आते हो? रेगुलर आती है? बोलो, मैंने तो नहीं देखा तुझे, झूठ बोल रही है। खड़ी हो पास वाली। हाँ तू खड़ी हो। ये रेगुलर आती है? 2 दिन से नहीं आ रही ना? अब बोल। हाँ इधर वाली तू रेगुलर आती है? बैठो मरो। यस बैठो। तू रेगुलर आती है? कहाँ बैठती है तू?
जगह तो तुझे सिटी बस में भी मिलती है। बैठो। पहली क्लास है। काम मरे थे इतने दिन? अच्छा, कौन सा ईयर चल रहा है? अच्छा, तो फिर मरे इधर क्यों आए? बैठो। रेगुलर आया करो सभी, स्पष्ट बोल रहा हूं। अगर तुम रेगुलर आकर क्लास से नहीं ले रहे हो तो सोचना भी मत कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ये स्पष्ट कह रहा हूँ स्टूडेंट। और घर वालों की कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो बार बार तुम्हें कोचिंग भेज दे। समझ में आया ना? इस बात को ध्यान रखें। तो सुनो उदाहरण अच्छे से। अब जैसे आप होली के दिन आप गांव जाओगे, होली के समय गांव जाओगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो हम घर पर जाएंगे और घर पे जाने की किसको खुशी नहीं है? आपको भी खुशी है और घर वालों को भी, मम्मी पापा को, सभी को खुशी है कि हाँ हमारा जिंगा आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल स्टूडेंट। अब सुनो और समझो। जब हम घर पहुँचेंगे तो बिल्कुल मम्मी जो है, मम्मी तो जिस दिन आप कहोगे कि मैं कल आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो मम्मी उसी टाइम से वेट करने लग जाएगी। ठीक है, आप घर पे पहुँचे, बिल्कुल गए, मम्मी ने तो बढ़िया आपका लाड किया। मम्मी ने कहा, छोरे जो है, छोरों का तो लाड ज़्यादा ही होता है। मम्मी ने कहा, देख मारो छोरों की तो थाक गो, पढ़ाई रो जोर पड़े, ये नहीं पता कि कमीना रोता फिर रहा है, पढ़ाई का हद से भी ज़्यादा जोर पड़ रहा है। ठीक है, और फिर पापा से छोरा मिलेगा ना तो पापा को कहेगा पापा, पापा सीधा कहेंगे तू पढ़े तो है को नहीं, रो तो फिरे। सही। ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, उनको शायद आज खाने पीने की चीजें मिल गई। तो सुनो और समझो अच्छे से, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये मैं बात बताना क्या चाहता हूँ, सुनना और समझना। तो बिल्कुल शाम हुई। तो अब सुनो, जैसे हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि हमारे एक अंकल है। कौन है? अंकल। अंकल के लड़का लड़की भी वो बाहर पढ़ते, यानी हमारे भाई बहन बाहर पढ़ते हैं। वो भी होली की छुट्टियों में कहाँ आए? घर आए। तो शाम हुई तो हमने पापा को कहा कि पापा मैं अंकल के घर जा रहा हूँ। ठीक है। पापा ने कहा ठीक है, शाम को वापस जल्दी घर पे आ जाना। ठीक है, हम गए घर पे, अंकल के घर पे। तो अंकल के घर पे गए तो अंकल के लड़का लड़की आए हुए थे। हमने सीधा जाकर अंकल के पास गए तो अंकल को जाकर कहा धोख दो। अंकल को हम वास्तविकता बताते हैं। अंकल जी कहता है कि बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो तू करता है नहीं, रोता फिरता, बता पढ़ाई कैसी चलती है? तो हम कहते हैं उपरोक्त सभी, दोनों ऑप्शन सही है। हाँ, अंकल से हम नहीं डरते हैं। फिर अंकल को कहते हैं अंकल जी वो भैया कहाँ है बैनर? तो कहा वो अंदर वाले रूम में है। अब हम गए अंदर, रूम के अंदर, वो भी कहीं और तैयारी करने गए हुए थे। तो आए तो बिल्कुल हम गए तो सिस्टर बैठी थी, सिस्टर के खींच कर गद्दे में मारी। का और कैसे है? यही तो भाई बहन का प्यार है। तो बिल्कुल वो भी वापस हमें दो तीन अच्छे अच्छे शब्द कहती है, भांद्रा कहीं का। हाँ, फिर हम बैठते हैं, फिर पढ़ाई की बात चलती। किसकी? पढ़ाई की। अब जैसे वो भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हो, पर अलग अलग तैयारी कर रहे हो। तो अब बातें करने लगे तो बिल्कुल आपने पूछा कि बता तेरी तैयारी कैसी चल रही है? तो उन दोनों ने कहा कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी कैसी चल रही है? तो तुमने कहा धुआंधार और खतरनाक। बिल्कुल बातचीत हुई। और आपको पता है एक बात ध्यान रखना, दुनिया में जो सच्चा प्रेम होता है ना, निस्वार्थ, वो दो का ही प्रेम होता है। एक भाई बहन का और एक माता पिता का अपने संतान के प्रति, ये निस्वार्थ प्रेम है। इस बात को कान खोल के सुन लेना। पिछला वाला अगर कोई कहता है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है, ये सब फैकालोजी है। कान खोल के सुन लेना, बिल्कुल फैक्ट है। ये दो प्रेम जो मैंने बताए ये निस्वार्थ प्रेम है, इनमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता। इसके अलावा जो भी प्रेम होगा उसके पीछे स्वार्थ होगा। इस बात को कान खोल के सुन लेना। तो बिल्कुल भाई बहन के साथ हम जब बैठते हैं, बातें करते हैं ना, तो टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। अब 11 बज गई, 11 से 11:30 12 बजी, तो बिल्कुल हमने कहा अब मैं घर जाता हूँ। तो नहीं, भैया ने, बहन ने कहा कि नहीं तो आधा घंटा और बातें करते हैं।
आधे घंटे बातें की, 1 बज गई, 1:30 बज गई, पता ही नहीं चला। अब हमने कहा नहीं, अब मैं घर जा रहा हूँ। तो हम रवाना हुए और बाहर निकले रूम से तो अंकल जी जगे हुए थे। अंकल ने कहा कट जा रही हो है? तो हमने कहा मैं घर पे जा रहा हूँ। कहा नौ यहीं सो जा, रात बहुत ज़्यादा हो गई, सुबह चले जाना। तो कहा नहीं नहीं मुझे जाना पड़ेगा अंकल जी, पापा को मैं कह के आया हूँ। तो अंकल ने और डांटा, कहा नहीं चुपचाप सो जा, मैंने बोला सुबह चले जाना। तब मैंने कहा ना अंकल की हमारी बड़ी गजब की बनती है। तो हमने अंकल को कहा नहीं अंकल, मैं आज्ञाकारी पुत्र हूँ, पिता को वचन दे के आया हूँ कि मैं शाम को घर पे आऊँगा, तो मैं जा रहा हूँ। तो अब सपोज करो अंकल का और हमारा जो घर है ना वो खेतों में बना हुआ है। कहाँ है? और दोनों के बीच में डिस्टेंस है थोड़ी। क्या है? तो अंकल ने कहा ठीक है तू घर पे जा रहा है तो ठीक है चला जा, पर ध्यान रखना वो जो उधर खेजड़ी है ना उसके पास मत जाना, उस खेजड़ी के पहले ही थोड़ा मुड़ जाना और बिल्कुल बोलना ही मत, चुपचाप जाना। अब ऐसे हमें अंकल ने कहा तो हमने कहा कि क्यों? तो अंकल ने कहा उस खेजड़ी के पास धिनक धिनक धिनता, उधर रात को भूतनियाँ नाचती है। अब बताओ स्टूडेंट, एक बात सुनो, बस आपको अगली घटना पूरी समझ में आ गई। अगर अंकल हमें ऐसी कोई बात ही नहीं बताते तो हम आराम से घर जाते कि नहीं जाते? बोलो, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अब हम ज्यों ज्यों खेजड़ी की तरफ बढ़ेंगे पैर भारी पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, और डर भी लगेगा कि नहीं लगेगा, और अंदर से ऑटोमेटिकली हनुमान चालीसा का वादन होने लगेगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तभी वहां से अगर कोई कुत्ता भाग कर जाएगा तो हम तो यही सोचेंगे कि भूतनी पीछे भाग रही है। सही है कि नहीं है? अब सुनो, ये बात मैंने क्यों बताई और क्यों समझाई। पुलिस अधीक्षक ने भेजा कितने जनों को? 2 जनों को। पुलिस अधीक्षक ने इन दोनों को क्या कहा? अब अच्छे से सुनना। इन दोनों को कहा तुम जाओ कौन सी पहाड़ी पर, और जाते समय देखना कि हजारों की संख्या में आ रहे हैं क्या? कौन? और बिल्लों के पास क्या है? और देखना उनके पास बंदूकें है क्या, और क्या ये मानगढ़ पहाड़ी पर किसी आक्रमण की क्या बना रहे हैं योजना। अब मेरी बात सुनो, ये बात पुलिस अधीक्षक को कहनी नहीं थी। किन्हें? गुल मोहम्मद और यूसुफ खां को। इन्हें सिर्फ इतना ही कहना था कि तुम जाओ कौन सी पहाड़ी पर, मानगढ़ पहाड़ी पर, और देख कर आओ क्या हो रहा है। अब पुलिस अधीक्षक ने इनको पहले ही बोल दिया क्या बंदूकें हैं, क्या रसद सामग्री इकट्ठा हो रखी है, और क्या वहां पर युद्ध की योजना बन रही है। आदमी को जैसा कहा जाएगा वो वैसे ही सोचेगा। तो अब बताओ मानगढ़ पहाड़ी पर कौन कौन आ रहे हैं? गुल मोहम्मद और यूसुफ खां आए मानगढ़ पहाड़ी पर तो बिल्कुल देखा तो हजारों की संख्या में कहा कौन आ रहे थे? आ रहे थे, जा रहे थे। अब सुनो, तो बिल्कुल गुल मोहम्मद ने यूसुफ खां को कहा देख हजारों की संख्या में आ जा रहे हैं। तो कहा ठीक है। फिर ये दोनों पहुंचे कौन सी पहाड़ी पर? तो मानगढ़ पहाड़ी पर देखा तो एक तरफ गुरु गोविंद गिरी भीलों को लेकर बैठे थे और उन्हें क्या दे रहे थे? उपदेश। दूसरी तरफ भील जो थे वो क्या बना रहे थे? बोलो। और जो भील वहां पर सभी थे उन भीलों ने अपने बंदूक जो थी वो बंदूकें वगैरह जो थी एक जगह रख दी थी। तो अब ये गुल मोहम्मद और यूसुफ खां आए तो वहां पर नजर पड़ी तो गुल मोहम्मद ने यूसुफ को कहा देख हथियार इकट्ठा कर रखे है, उधर देख डारा ही डारा, और उधर देख गुरु गोविंद गिरी जी युद्ध की ट्रेनिंग देते हुए। बिल्कुल यहां पर युद्ध की क्या चल रही है? हाँ, तैयारी चल रही है। अब स्टूडेंट जैसे पुलिस अधीक्षक ने कहा इन्होंने चीज भी ऐसे ही देखी। अब गुल मोहम्मद और यूसुफ खां जो थे यहाँ पर गुल मोहम्मद ने एक भील को बुलाया, भगत को बुलाया कि इधर आ।
तो वो भील भगत तो दौड़ कर गया, और वो भील भगत जो था तुम्हारे लक्षणों का था। अब सुनना और समझना। गुल मोहम्मद ने उस भील भगत को पूछा कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, हम सबको पता है। तो वो भील भगत बेटा दोनों के मजे लेता है, का बताओ क्या कर रहा है। तो उस गुल मोहम्मद ने कहा तुम यहां पर युद्ध की तैयारी कर रहे हो। तो उस भील भगत ने कहा क्या बात है, तुम्हें किसने कहा। वो मजे ले रहा था। तो कहा तुम्हें तो सब पता है। तब उस गुल मोहम्मद ने कहा हमें यह भी पता है कि तुम सूत जागीर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार करोगे और बाद में रियासत पर भी अधिकार करोगे। उस भील भगत ने कहा तुम्हें तो सब पता है। तब गुल मोहम्मद ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब ये बात उस भगत को कही तो भगत की आत्मा माटी। हाँ, भगत ने कहा 1 मिनट रुकना। भगत गया, अपनी बंदूक लेकर आया और गुल मोहम्मद के गुलगुले निकाल दिए। वहीं पर मौत के पास में खड़ा था कौन, यूसुफ खां। जब गुल मोहम्मद को मारा गया तो यूसुफ खां की तरफ उस भील भगत ने देखा तो यूसुफ खां ने कहा मैं तो खुद भगत हूं गुरु गोविंद गिरी जी का। अगर कोई छोटा मोटा काम हो, खाना बन रहा है, लहसुन असण छोड़ना हो तो बता दो। तो वहां से भगा दिया। बताओ किसको, बोलो किसको। यूसुफ खां वो भी पहाड़ी भागा भागा कहाँ आया, पुलिस चौकी आया। तो पुलिस चौकी सूत के कर्मचारी बैठे थे तो बिल्कुल घबराया हुआ था। कौन, बोलो कौन। यूसुफ खां घबराया हुआ था तो सूत के कर्मचारियों ने पुलिस अधीक्षक को कहा 2 गए थे, ये एक ही कैसे आया, पूछो इसको क्या हुआ। तो उसको पूछा यूसुफ खां को कि बता भाई गुल मोहम्मद कहाँ है। तो यूसुफ खां ने कहा देखो गुल मोहम्मद गुलनशील पदार्थ था, गुल गया, मतलब उसे मौत के। तो कहा वो योजना क्या बना रहे हैं। तब सूत के कर्मचारियों को कहा तुम्हें ठोकने की अगला नंबर आपका ही है। अब स्टूडेंट मेरी बात सुनो, सूत के जागीरदार ने बिल्कुल सूचना दी कौन सी रियासत को, कि बिल्कुल मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी भीलों की क्या बना रहा है, सेना, और युद्ध की तैयारी में है। तब स्टूडेंट डूंगरपुर रियासत ने पत्र भेजा, जल्दी से बताओ कौन से पुताना को, बोलो राजपुताना, और रेजिडेंसी को संदेश भेजा कि जल्द से जल्द हमारी मदद की जाए और सैन्य टुकड़ी भेजी जाए कहाँ, और गुरु गोविंद गिरी के विरुद्ध क्या की जाए, कार्रवाई। तो अब सुनो, राजपुताना रेजिडेंसी से भेजा गया मेजर सट्टन। बताओ किसको भेजा गया। और मेजर सट्टन के साथ 3-4 बटालियंस आई थी, जिसमें याद रखिएगा एक आई, बताओ कौन सी बटालियन, वेलेजली बटालियन। एक आई थी राजपूत बटालियन, कौन सी, राजपूत बटालियन। एक आई मेवाड़ भील कोर, कौन सी आई, मेवाड़ भील कोर। और एक आई थी जाट रेजिमेंट, कौन सी रेजिमेंट। अब सुनो और समझो, ये चारों बटालियंस लेकर मेजर सट्टन कौन सी पहाड़ी पहुंचा। सबसे पहले मेजर सट्टन ने कहा कि इस मानगढ़ पहाड़ी के चारों तरफ जो रास्ते हैं जहां से भील आ रहे हैं जा रहे हैं, इन रास्तों को रोको। क्या करो, रास्तों को रोको, यानी भीलों का आना जाना जो है इसको बंद करो। बिल्कुल रोक दिया गया। फिर मेजर सट्टन खुद गया कौन सी पहाड़ी पर, और बात की किससे, गुरु गोविंद गिरी से। गुरु गोविंद गिरी को कहा, मेजर सट्टन ने कहा गुरुजी आप इस सभा को क्या कर दो, समाप्त कर दो, क्योंकि लोगों के बीच में ये संदेश जा रहा है कि तुम इस पहाड़ी पर भीलों की क्या तैयार कर रहे हो, सेना, और आक्रमण करोगे आप। तो गुरु गोविंद गिरी ने मेजर सट्टन को कहा तन आप देख लीजिए यहाँ पर हमारी सभा चल रही है। तो कहा सभा समाप्त कर दो। कहा सभा समाप्त तब तक नहीं होगी जब तक हमारी मांगे स्वीकार नहीं होगी। तो बिल्कुल गुरु गोविंद गिरी ने अपनी 33 मांगे दी। कितनी?
किसको? मेजर सट्टन को। तो मेजर सट्टन ने कहा मैं आश्वासन देता हूँ आपकी मांगे क्या हो जाएगी? स्वीकार। तो कहा यह आश्वासन हमें आज से नहीं मिल रहा, 8 से मिल रहा। 8 का मतलब 1908 से मिल रहा है। अब जिस दिन हमारी मांगे स्वीकार होगी उसी दिन ये सभा समाप्त होगी, वरना समाप्त होने वाली नहीं है। मेजर सट्टन ने बहुत समझाने का प्रयास किया और जब नहीं समझे तब इन चारों बटालियंस को लेकर मानगढ़ पहाड़ी पहुंचा कौन? मेजर सट्टन। और तारीख थी 17 नवंबर 1913। बताओ कितनी तारीख थी? 17 नवंबर 1913 तारीख थी। और 17 नवंबर 1913 को संपूर्ण मानगढ़ पहाड़ी को घेरकर इन चारों बटालियंस के सैनिकों ने अंधाधुंध क्या चलाई। और इस घटना में 1500 से अधिक किसान, कितने? भील भगत जो थे वो मौत के घाट उतारे गए। और इस घटना को कहा गया दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या कहा गया? बोलो क्या कहा गया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब आप कहोगे सर जी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वो तो 1919 में हुआ और ये घटना 1913 में हुई, तो इसे दूसरा जलियांवाला कैसे कहा गया? अब सुनो और समझो, ये भी बताता हूँ आपको। देखो ये जो मानगढ़ घटना हुई इसकी चर्चा सिर्फ तो सिर्फ हमारे राजस्थान तक ही हुई और ये यहीं तक रह गई। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसकी चर्चा पूरे भारत में हुई। और जब भारत में जलियांवाला की चर्चा हो रही थी तो जलियांवाला के साथ साथ उजागर हुई कौन सी घटना? और पूरे देश में पता चला कि जलियांवाला जो बाग घटना 1919 में घटित हुई है, इससे भी भयंकर घटना कौन से गढ़ में हुई है? तो बताओ, मानगढ़ को जो प्रसिद्धि मिली और जो दुनिया के सामने पता चला वो किसकी वजह से चला? तो इसलिए इसको कहा गया दूसरा जलियांवाला बाग हत्या। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें सबसे पहले मृत्यु दंड की सजा दी गई, मौत की सजा दी गई। पर जब इन्हें जेल में डाला गया था तो जेल में जो कैदी थे ना, वो कैदी जब गुरु गोविंद गिरी के सानिध्य में आए तो उनमें काफ़ी बदलाव आ गया। तो अंग्रेजों ने ये पॉइंट नोटिस किया तो गुरु गोविंद गिरी की जो मृत्यु दंड की सजा जो थी उसे आजीवन में बदल दिया। किसमें? आजीवन कारावास में। फिर और अच्छे कार्य देखे तो 10 वर्ष सजा की गई। और अच्छे कार्य देखे तो फिर गुरु गोविंद गिरी को एक शर्त पर छोड़ा गया। कहा कि तुम वापस वागड़ प्रदेश में नहीं जाओगे। तो बिल्कुल स्टूडेंट गुरु गोविंद गिरी फिर गुजरात के कंबोई गांव में, कौन से गांव में? खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं और उधर ही उनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिख ले जल्दी से, लिखो। फास्टली लिखो। लास्ट पॉइंट वही है ना, मानगढ़ पहाड़ी पर आए और निम्न आदेश जारी किया। अब लिखो जल्दी से आगे, नेक्स्ट। लिखो जल्दी से आगे, नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट। लिखो सूत जागीर से, लिखो सूत जागीर से सूत जागीर से मत लिखो, सूत जागीर की सैन्य चौकी से, सूत जागीर की सैन्य चौकी से, सूत जागीर की सैन्य चौकी से, सूत जागीर की सैन्य चौकी से 2 सैनिक मानगढ़ पहाड़ी पर भेजे गए। 2 सैनिक मानगढ़ पहाड़ी पर भेजे गए। अभी लिया ना? क्या?
पहाड़ी पर भेजे गए। नंबर फर्स्ट लिखो, गुल मोहम्मद, और सेकंड लिखो गुल मोहम्मद, और सेकंड लिखो यूसुफ खां। बताओ मारा किसको था? बिल्कुल, गुल मोहम्मद के आगे लिख दो सत सत नमन, लिख दो मारा गया, मारा गया, लिख लिया। ओके, नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, राजपुताना रेजिडेंसी से, राजपुताना रेजिडेंसी से, राजपुताना रेजिडेंसी से मेजर सट्टन के नेतृत्व में मेजर सट्टन के नेतृत्व में निम्न बटालियंस भेजी गई। आपके सामने बटालियंस लिखी हुई है, जल्दी से लिख लो कॉपी में। लिख लो जल्दी से। वेलेजली बटालियन, राजपूत बटालियन, मेवाड़ भील कोर, और एक कौन सी? जाट रेजिमेंट। जाट रेजिमेंट, जल्दी से लिख लो। लिख लिया स्टूडेंट? चलो आगे बढ़ो और आगे लिखो। अब बताओ, गुरु गोविंद गिरी इनके सामने कितनी मांगे रखेंगे? तो लिखो, गुरु गोविंद गिरी ने, गुरु गोविंद गिरी ने, गुरु गोविंद गिरी ने मेजर सट्टन के विरुद्ध, मेजर सट्टन के विरुद्ध नहीं, समक्ष, मेजर सट्टन के समक्ष कितनी मांगे रखी? 33 मांगे रखी। लिख लिया? अब सीधा हेडिंग डालो, मानगढ़ घटना, मानगढ़ घटना। मानगढ़ घटना लिख लिया? मानगढ़ घटना से फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो, तारीख 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913। बताओ गोलियां चलाने का आदेश जारी किसने किया? मेजर सट्टन ने। तो लिखो मेजर सट्टन ने, अगले पॉइंट में लिखो मेजर सट्टन ने मेजर सट्टन ने गोलियां चलाने का आदेश जारी किया। लिखो इस घटना में, इस घटना में, इस घटना में कितने? बिल्कुल लिख लो, इस घटना में 1500 से अधिक, 1500 से अधिक किसान, भील लिख दो, भील किसान मारे गए। लिख लिया? बताओ इस घटना को क्या कहा गया? दूसरा जलियांवाला बाग
हत्याकांड। तो लिखो इस घटना को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। लिख लिया। अब वो पॉइंट लास्ट वाला लिखाना है या ज़रूरी नहीं है कि गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार किया गया, ये तो पॉइंट ऑरली याद हो जाएगा। एक पॉइंट लिख लो, गुरु गोविंद गिरी ने, लिखो गुरु गोविंद गिरी ने अपना अंतिम जीवन यापन, अपना अंतिम जीवन यापन कौन से गांव में? कंबोई गांव, कंबोई गांव गुजरात में व्यतीत किया। कंबोई गांव गुजरात में व्यतीत किया। लिख लिया? लिख लिया ना? ओके, ये हो गया स्टूडेंट्स आपके कौन सा भगत आंदोलन कंप्लीट। हेडिंग डालो जल्दी से, एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन ऑब्लिक करके बहुमत आंदोलन, एक ही आंदोलन ऑब्लिक करके बहुमत आंदोलन। चलिए बोर्ड पर देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ बहुमत आंदोलन के अंदर, एक ही आंदोलन के अंदर जिस प्रकार याद रखिएगा, इस आंदोलन के अंदर गुरु गोविंद गिरी का व्यक्तित्व कंप्लीट हुआ, वैसे ही यहाँ पर कंप्लीट होगा व्यक्तित्व किसका? मोतीलाल तेजावत का। किसका? मोतीलाल तेजावत का। तो बोर्ड पर देखो और समझो अच्छे से, बाद में लिख लेना। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन, साथ ही साथ में ऑब्लिक करके बहुमत आंदोलन। अब देखो, सुनो और समझो अच्छे से। एक ही आंदोलन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट वही, नेतृत्व करता। अब नेतृत्व करता एक ही आंदोलन के जो थे स्टूडेंट, वो थे मोतीलाल तेजावत। ओके, अब सुनो और समझो नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत से रिलेटेड आगे। मोतीलाल तेजावत का व्यक्तित्व लेते हैं। नंबर फर्स्ट, जन्म। इनका जन्म हुआ यारी ही यारी, कौन सी यारी? और तुम भी कान खोल के सुन लेना और अभी हाय हेलो कर लेना कोलियारी से, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें महाराणा प्रताप, क्या पढ़ाऊंगा? तब महाराणा प्रताप पढ़ाऊंगा, तब वहां पर वापस जिक्र होगा किसका? कोलियारी का। कोलियारी का जिक्र इस मामले में होगा कि महाराणा प्रताप ने अपने घायल सैनिकों का इलाज कहाँ करवाया, तब तुम कहोगे कोलियारी गांव में। कौन से गांव में? ध्यान रखें इस बात को। प्लस साथ में ये भी पूछूंगा कि इस कोलियारी गांव को हमने पहले कहाँ पढ़ा। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अभी अच्छे से हाय हेलो कर लो किससे, और इसे कह दो मीट अगेन
महाराणा प्रताप। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो सुनो और समझो। कोलियारी गांव, और कोलियारी गांव कौन से पुर में है? उदयपुर में। ओके, उसके बाद सुनो, इनके पिता, इनके पिताजी का नाम था कौन से लाल? नंदलाल ओसवाल। क्या नाम था? और माता, माता जो थी, बताओ कौन सी बाई? केसर बाई। एकमात्र क्या, एक ही तो होती है पत्नी। एक क्या थी? पत्नी। और पत्नी जो थी वो थी, बोलो, लहरबाई। कौन सी बाई? हाँ, लहरबाई। उसके बाद ये कौन से पद पर कार्यरत थे? तो आप कहोगे ये थे कामदार। क्या थे? और कामदार कहां पर थे? तो कहोगे डोल ही डोल जाडोल के ठिकाने में। कौन से ठिकाने में? जाडोल के ठिकाने। अब एक बात सुनो स्टूडेंट, आपको पता है और नहीं पता है तो अब सुन लेना और समझ लेना। हर एक स्टूडेंट का, आप सभी का घर के अंदर एक उपनाम है, और उपनाम से हमें जो घर में पुकारते हैं ना, हमारे लक्षणों के अनुसार पुकारते हैं। अब डॉक्यूमेंटली नाम तुम्हारा कोई भी हो, तुम्हें घर में पापा, मम्मी, भाई, बहन उपनाम से पुकारते हैं। वो उपनाम जो होता है हमारे लक्षणों के अनुसार होता है। फैक्ट एक नहीं है। अब तुम खुद ही मनी मन सोच लो कि मुझे घर में क्या कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ, सिर्फ सोचना है। हाँ, सिर्फ सोच के चुपचाप बैठ जाना है। और हम छोरों के नाम तो मैंने कल बताया है, रोजड़ा। हाँ, हमारे तो नाम ऐसे ही होते, क्या करें। बड़द, हाँ, ये बड़द तो कॉमन नाम है ना। हाँ, पापा हमेशा की हमें 2-3 उपाधियां तो दे ही देते थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो, इनके भी उपनाम थे। किनके? मोतीलाल तेजावत के। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा गया। किनका? आदिवासियों का मसीहा। और भील और ग्रासिया जाति के लोग प्यार से इन्हें बाऊजी कहते थे। क्या कहते थे? बोलो। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अब सुनो, ये चीज मैंने क्यों लिखाई। छोरे एक ही आंदोलन का, भौमट आंदोलन का एक एक पॉइंट रट्टा मार लेते हैं, और एग्जामिनर को पता है कि कंपटीशन इतना भयंकर है कि छोरों ने हर एक चीज पढ़ रखी है, पर उस हर एक चीज के अंदर उसने सामान्य जानकारी नहीं पढ़ी है। और अगर भरोसा नहीं हो तो अभी जो आरएस का पेपर हुआ है, उस आरएस के पेपर में देख लेना, सवाल पूछा मोतीलाल तेजावत कहाँ के कामदार थे? जाडोल ठिकाने के। यह आरएस पेपर में पूछा गया। अब छोरों ने एक ही आंदोलन में पूरा रट्टा मार रखा था। 21 मांगे भेजी, 19 मांगे स्वीकार कर ली, निबड़ा घटना हुई, हुकुम व हाकिम नहीं का नारा दिया गया। एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं पूछा। एग्जामिनर ने तो सीधा सामान्य जानकारी में से पूछ लिया। इसलिए पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, लिखो जल्दी से इसको। लिखो जल्दी से। हाँ, जूते पड़ेंगे, चुपचाप बैठ जाओ। तेजावत इनके दिमाग के कारण कहा गया, जाति नहीं है इनकी, वरना जाति तो इनकी ओसवाली थी। और तुम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? तुम्हें सिर्फ पढ़ना है कि पंचायत बुलाओगे।
हैप्पी होली सर जी, पहले चुपचाप एक ही आंदोलन पढ़, हैप्पी होली। सही है, पहले पढ़ो, उसके बाद होली होली। पीछे से मुक्का मारना, हाँ। ये देखो, डोनाल्ड ट्रंप क्लास देख रहा है मेरी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है हैप्पी होली सर अमेरिका से। हाँ, तेरे को हिंदी समझ में आती क्या? और दांत निकालने वाले इमोजी और भेज रहा है। लिख लिया सभी ने? अरे लिख लिया ना? हाँ, ऑनलाइन वालों नाम थोड़े छोके रखो अपने। जब आप भर्ती हो तो अंग्रेज बनने पे क्यों तुले हुए हो? आवाज नहीं, आवाज नहीं। लिख लिया सभी ने? अरे लिख लिया ना? ओके, चलो। अब स्टूडेंट पहले समझोगे या लिखोगे? समझोगे? तो पहले एक बात सुनो, यहां पर देखो एक पद आया है मोतीलाल तेजावत का कि ये जाडोल के ठिकाने के अंदर कौन से पद पर थे। तो पहले जानते कामदार होता क्या है। तो कामदार का मतलब ये समझ लो स्टूडेंट, अच्छे से सुन लेना और समझ लेना। कामदार का मतलब होता है जस्ट लाइक आज का थानेदार। कौन सा दार? हाँ, जिसके दिशा निर्देश में पूरे काम होते हैं। तो ये पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट, कामदार की पोस्ट बड़ी पोस्ट ठिकाने में। अब हमें ये सोचना है कि मोतीलाल तेजावत इतनी बड़ी पोस्ट पर थे तो फिर आंदोलन किया क्यों? तो कोई ना कोई ऐसे कारण बने होंगे, तभी ये आंदोलन करेंगे। मर जाएगा तो आदत उल्टी पड़ जाएगी। सुनो और समझो। तो स्टूडेंट, हमसे तो राम राम भी नहीं किया। राम राम तो होली के दिन करेंगे, सही एक नहीं है, रामासामा के दिन। तो सुनो और समझो, ऐसे क्या रीजन बने कि मोतीलाल तेजावत ने कामदार की पोस्ट से इस्तीफा दिया और ये किसानों हेतु लड़ेंगे और उनकी मांगे स्वीकार करवाने हेतु पूरा प्रयास करेंगे। तो वो जानते हैं सबसे पहले। अब सुनना और समझना स्टूडेंट, ये जो मोतीलाल तेजावत थे बिल्कुल जाडोल ठिकाने में कामदार थे। हुआ क्या था, पहला रीजन सुनो। ये जाडोल जो ठिकाना आता था पहले मेवाड़ रियासत में था। कौन सी रियासत में? तो मेवाड़ के राणा जो थे फतेह सिंह थे। फतेह सिंह ने आदेश जारी किया कि हम अब की बार प्रमुख ठिकानों के अंदर खुद आएंगे और वहाँ की शासन व्यवस्था का जायजा करेंगे कि ठिकाने में पूरे काम कैसे चलते हैं। तो अब जब ये संदेश आया जाडोल के अंदर, तो बिल्कुल जाडोल के ठाकुर ने कहा मोतीलाल को, कहा मोतीलाल जी, मेवाड़ के राणा आएंगे तो मेवाड़ के राणा के रुकने के लिए क्या की जाए, अच्छी खासी व्यवस्था की जाए। तो जाडोल के ठाकुर के साथ कामदार मोतीलाल तेजावत भी थे और राणा के रुकने के लिए बहुत शानदार व्यवस्था की गई। अब मेवाड़ के राणा आए, जाडोल रुके, 2 दिन 4 दिन रुके, पूरी जाडोल की शासन व्यवस्था को देखा, पूरे कार्यों को देखा, तो सभी काम अच्छे से चल रहे थे। तब स्टूडेंट याद रखिएगा, तब मेवाड़ के राणा ने जाडोल के ठाकुर को कहा कि देखो,
आपकी शासन व्यवस्था नो डाउट बहुत अच्छी है, जनता भी ठीक है। वार्षिक कर का समय हो रखा है। अगर तुमने वार्षिक कर इकट्ठा कर रखा है तो हम राजधानी जा ही रहे हैं, आप हमारे साथ भेज दो। तो बिल्कुल जाडोल के ठाकुर ने कहा कि बिल्कुल राणा जी, हमने किसानों से कर इकट्ठा कर रखा है, अब तुम सुन लो, कर सिर्फ रुपए ही नहीं हुआ करते थे। किसान जिस फसल की पैदावार करते थे तो उस फसल को भी कर में वसूला जाता था। तो बिल्कुल खूब सारी फसल यानी अनाज इकट्ठा कर रखा था कर के रूप में। तो जाडोल के ठाकुर ने कहा बिल्कुल कर इकट्ठा कर रखा है, आप 1-2 दिन और रुकिए ताकि हम उस पूरे अनाज को, कर को बैलगाड़ियों में भरकर रवाना करें आपके साथ। तो जाडोल के ठाकुर को कहा ठीक है, आप तैयारी करो। तो जाडोल के ठाकुर ने आदेश दिया अपने जाडोल ठिकाने के अंदर, कहा कि जिन जिन किसानों के पास, अब किसान जो है ये भी सुन लो, भील और ग्रासिया जाति के। कौन सी जाति के? कहा कि जिन जिन किसानों के पास बैलगाड़ियां है, क्या है, वो बैलगाड़ियां लेकर जल्द से जल्द कहां पहुंचे? जाडोल। तो बिल्कुल स्टूडेंट, काफी की संख्या में किसान अपनी बैलगाड़ियों को लेकर जाडोल ठिकाने आए। उनकी बैलगाड़ियों में वही अनाज भरा गया और इन्हें रवाना किया गया। ये सब पूरे काम जो किए गए किसकी देखरेख में किए गए? मोतीलाल तेजावत की देखरेख। ठीक है, अब यहां से जाडोल ठिकाने से हजारों की संख्या में किसान बैलगाड़ियां लेकर गए और राणा को राजधानी पहुंचाया और वापस आए तब तक महीने बीत गए थे, क्योंकि राणा रुकता रुकता जा रहा था ठिकानों में। तो महीने बीत गए। अब महीने बीते, किसान वापस आए जाडोल के ठाकुर के पास और जाडोल के ठाकुर को आकर कहा, जाडोल के ठाकुर को आकर कहा कि हमने राणा को और जो अनाज हमारी बैलगाड़ियों में भरा हुआ था राजधानी पहुंचा दिया। तो जाडोल के ठाकुर ने कहा एकदम राजी खुशी पहुंचा दिया? कहा बिल्कुल। तो कहा जाओ अपने घर जाओ। अब ये घटना देखी किसने? मोतीलाल तेजावत ने। बोलो किसने? तो मोतीलाल तेजावत ने कहा, ये किसान, मनी मन में सोचा कि ये किसान अपने घरों से 3 से 4 महीने से दूर रहे। 4 महीने तक इन्होंने ठिकाने के काम किए, इन्हें फूटी कोड़ी भी नहीं दी गई। 4-4 महीनों तक बेगार इन किसानों के घर कैसे चले होंगे पीछे 4 महीनों तक? ये घटना आहत कर गई किसको? और मोतीलाल तेजावत ने जाडोल के ठाकुर को कहा, आई विल रिजाइन द पोस्ट ऑफ कामदार। कामदार की पोस्ट से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया स्टूडेंट, तो इस्तीफा दिया, घर आ गए कोलियारी आए, सुबह हुई, 9 बज गई, मोतीलाल जी उठे नहीं। 9 बजी तो बिल्कुल नंदलाल जी जो थे इनके पिता, नंदलाल जी ने कहा, मोती, ए मोती उठ रे। कितने बज गए? 9 बज गए। मोतीलाल जी उठे ही नहीं, क्योंकि आपको भी पता है, हाँ, जो यहाँ पे रेगुलर आ रहे हैं उनको कह रहा हूँ, जो रेगुलर आ रहे हैं और उनके लिए जब संडे आता है ना, बड़ा मस्त दिन होता है। सैटरडे तक तो हम क्लास आते हैं और सैटरडे तक क्लास आने के बाद सैटरडे को रात को भी लेट सोते हैं। किस वजह से? कि कल तो क्या है, हाँ, एक मूवी देख के सोते हैं। तो 12-1 बजे सोते हैं और हमेशा का अलार्म जो 5 बजे का लगा रखा होता है उस दिन हम लगाते हैं 10 बजे और बिल्कुल संडे को आराम से उठते हैं। अब अलार्म लगाना वापस भूल जाते हैं और अगले दिन 11 बजे क्लास में अलार्म बोलता है, झलक दिखला आ जा। तब सर कहते क्या है रे? कि सर अलार्म बोला है। तो कहा तू 11 बजे क्या? हाँ हाँ हाँ। तो सुनो और समझो। तो बिल्कुल मोतीलाल जी भी लेट उठे, आंखें मसलते मसलते बाहर आए। तो नंदलाल जी ने कहा, भाई 10 बजने को आया है, जॉब पे जाना नहीं है?
तो नंदलाल जी को मोतीलाल जी ने यूँ गुद्दी कुचरते कुचरते कहा कि मैंने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? अब सुनो, जाडोल ठिकाने में पहले से ही काम करते थे कौन? नंदलाल। कौन करते थे? और नंदलाल जी ने ही जाडोल के ठाकुर को कहा कि मेरे पुत्र मोतीलाल को हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू भाषा का ज्ञान है, और अगर आपके यहाँ कोई उसके लिए काम है तो उसे काम दे दीजिए। तो जाडोल के ठाकुर ने बुलाया मोतीलाल जी को और कामदार की पोस्ट दे दी। अब उसी कामदार की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। किसने? मोतीलाल जी ने। तो नंदलाल जी ने कहा जैसे तैसे करके मैंने तुझे पोस्ट पे लगाया और तूने इस्तीफा दे दिया। क्या? हाँ, मैं वहां काम नहीं करूंगा। तो नंदलाल जी ने कहा तू वहां काम नहीं करेगा तो घर में तुझे भी बैठने नहीं दूंगा, जा बाहर कमाने जा। बिल्कुल स्टूडेंट। मोतीलाल जी फिर एक बनिए के पास गए। किसके पास? बनिए। बनिए का मतलब वही सेठ के पास। सेठ के पास गए और सेठ को जाकर कहा सेठ जी आपके बहुत बड़ा कारोबार है। क्या है? बहुत बड़ा कारोबार है। आप एक काम कीजिए, आप मुझे अकाउंटेंट रख लीजिए। क्या रख लीजिए? हाँ, अकाउंटेंट रख लीजिए ताकि मैं आपके रुपयों का हिसाब रखूं। तो उस सेठ ने कहा कि नो डाउट मुझे जरूरत है एक आदमी की, योग्य आदमी की, पर एक बात कान खोल के सुन ले। कहा क्या? कि सिर्फ तुझे लेखा जोखा ही नहीं करना पड़ेगा, तुझे लेखे जोखे के साथ मेरी जो ये दुकान है इस दुकान पर भी बैठना पड़ेगा, गोदाम में भी काम करना पड़ेगा, और मेरा कर्जा दे रखा है किसानों को। किनको? तो तुझे किस्त लेने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो मोतीलाल जी ने कहा यही तो अकाउंटेंट के काम है, बिल्कुल मुझे मंजूर है। तो बताओ, अब मोतीलाल जी एक सेठ के पास काम करने लग गए। अब सेठ के पास काम करने लगे तो स्टूडेंट हुआ क्या, 2 साल तक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल पड़ने की वजह से उस सेठ ने जिन जिन किसानों को क्या दे रखा था, कर्जा, उस कर्जे की किस्त आई नहीं। किस्त नहीं आई तो 2 साल तक किस्त नहीं आई तो बिल्कुल उस सेठ ने मोतीलाल तेजावत को कहा मोतीलाल रजिस्टर ले, गांव चलते, गांव गांव जिन जिन ने कर ले रखा है, उन्होंने कर्जा ले रखा है, उन्होंने किस्त नहीं चुकाई। तो अब बताओ गांव गांव आ रहे हैं कौन? मोतीलाल जी और उसके साथ वो सेठ। बिल्कुल आए। अब जिन जिन किसानों ने कर्जा ले रखा था उनके घर आए, दरवाजा खटखटाया, किसान बाहर आया तो सेठ ने कहा बोल भाई, तो 2 साल से ना तो ब्याज दे रहा है ना किस्त चुका रहा है, ऐसे कैसे मामला चलेगा? तो किसानों ने कहा स्टूडेंट क्या बात ये है सेठ जी कि 2 साल से भयंकर अकाल पड़ा है, घर में खाने को कुछ नहीं है, कहाँ से आपको कर चुका है? चिंता मत करो, अब की बार जमाना अच्छा हुआ तो बिल्कुल हम आपको कर्जा चुका देंगे। हमारी स्थिति अभी बड़ी खराब है। तो सेठ ने कहा बात तो तेरी सही है पर भाई किस्त तो चुकानी पड़ेगी। एक काम करते हैं। अब स्टूडेंट उस सेठ ने कहा एक काम करते हैं, तू जब तक किस्त नहीं चुकाएगा तब तक मैं एक काम करता हूं, तू किस्त कोई बात नहीं, तेरा खराब समय तू किस्त अब की बार चुका देना, पर तब तक मैं तेरे घर से, तेरे घर में जो दुधारू पशु है, कौन से पशु जो क्या देते हैं, दूध का, दुधारू पशु जो भी है वो मैं अपने पास लेकर जा रहा हूं। मोतीलाल को कहा मोती इसके बाड़े में जा, जो जो गाय भैंसे दूध देती है उनको खोल और हमारे यहाँ ले ले। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, हम सब ग्रामीण क्षेत्र के हैं, किसान के आधे से अधिक खर्चे घर के किन से निकलते हैं? बोलो, यानी जानवरों से। अब वो भी जानवर छीन लिए किसने? सेठ, साहूकारों, महाजनों और बनियों ने। ये तो मैं एक सेठ का उदाहरण दे रहा हूँ, काफ़ी सेठ थे और किसान बेचारे जो थे कर्जे में दबे रहते थे। तो स्टूडेंट मोतीलाल को यहाँ पर थोड़ा बुरा लगा, पर मोतीलाल जी ने कहा देखो भाई, जिसने पैसे दे रखे होंगे वो पैसे अपने वसूलेगा, वो चाहे जानवरों से वसूलो चाहे किसी से भी वसूलो। ऐसे करके काफी सेठ साहूकारों ने किसानों के जानवर छीन लिए। अब किसान की हालत और खराब हो गई क्योंकि घर के जो खर्चे चलते थे,
वो घर के खर्चे भी चलने क्या हो गए, बंद हो गए। तो सेठ के पास वापस किसान दौड़ दौड़ कर आए और किसानों को कहा, किसानों ने कहा सेठ को, कहा सेठ जी स्थिति बड़ी नाजुक है, या तो हमें और कर्जा दो, क्या दो, और कर्जा दो, या फिर हमें हमारे क्या दे दो, जानवर दे दो, स्थिति बड़ी खराब है हमारी, घर नहीं चल रहा है। तो उन सेठ साहूकारों ने कहा बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, तुम विकट स्थिति में हो, हम तुम्हारी मदद करते, पर एक शर्त पर। का क्या, जानवर ले जाओ तुम्हारे। क्या कहा, जानवर ले जाओ। और पास में खड़े कौन है, मोतीलाल। कहा तुम्हारे जानवर ले जाओ, पर ध्यान रखना हर रोज की सुबह और शाम को इन जानवरों का तुम क्या निकालोगे, दूध। तो एक गाय का अगर दूध 10 किलो हुआ तो 6 किलो मेरा, 4 किलो तेरा। यानी जानवरों के अंदर भी हिस्सेदारी डाल दी। और जब ये बात कही, कहा सेठ ने कि 6 किलो दूध मेरा, 4 किलो तेरा, और हर शाम को और सुबह ये मोती भरनी लेकर आएगा दूध लेने। जब ये बात कही तो बात सहन नहीं हुई किसको, और मोतीलाल ने सेठ के चटूड़े पकड़े और खींच के थप्पड़ मारी, का आई विल रिजाइन द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। अब की बार वो घर पर गए नहीं, क्योंकि उनको पता था कि नंदलाल जी लट लेकर बैठा है। तो बताओ कितनी घटनाएं आहत कर गई, बोलो। इन 2 घटनाओं से अब मोतीलाल जी ने तय कर लिया कि अब मैं इन भील और ग्रासिया जाति के किसानों को क्या दिलाऊंगा, न्याय। और न्याय दिलाने हेतु मैं क्या करूंगा, आंदोलन। क्या करूंगा। अब मोतीलाल जी ने कहा मैं आंदोलन करूं तो करूं कैसे, क्योंकि इतने किसान मुझे जानते, मैं अकेला करूंगा तो करूंगा क्या। तब इन्होंने भी दिमाग लगाया ठाकुर देशराज जैसा। किसके जैसा, याद है कल का जाट प्रजापति महायज्ञ। तो मोतीलाल ने भी कहा मुझे एक ही जगह पर सभी किसान मिल जाए, मुझे ऐसा ही कुछ करना होगा। तब मोतीलाल तेजावत को पता चला कि मात्र कुंडिया के अंदर, कौन से कुंडिया में, इन भील और ग्रासिया और सभी जनजातियों के व्यक्तियों का बढ़ता है मेला। क्या बढ़ता है। और इस मेले में हजारों की संख्या में कौन आए हुए होंगे, किसान आए हुए होंगे। तो मैं ये आंदोलन प्रारंभ करूंगा कौन से कुंडिया से, बोलो। तो याद रखना मोतीलाल तेजावत ने 1921 ईस्वी में, कब, कौन सी जगह से, कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया। अब इसका नाम एक ही कैसे पड़ा, सभी किसानों को जब मोतीलाल तेजावत ने जागरूक किया लाग बाग और बेगार के विरुद्ध, तो सब किसान तो जानते ही थे मोतीलाल को किस रूप में, कामदार के रूप में। किसके रूप में। तब भील और ग्रासिया जाति के किसानों ने कहा यह व्यक्ति कामदार था, कामदार के पद से इस्तीफा देकर अगर हमारे लिए लड़ रहा है तो हम तुम्हारे साथ हैं। समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल किसान जागरूक हुए और लाग बाग और बेगार देने से क्या करेंगे, मना करेंगे। तब आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई नहीं होगी, वो पढ़ेंगे बाद में। पहले लिखो जल्दी से। लिखो यहां पर किसान, और किसान में लिखोगे कौन सी जाति के थे, भील और ग्रासिया जाति। अब पूछेगा आंदोलन का एक शब्द लगा रहा हूं, बताओ क्या लिखा मैंने, बताओ। शब्द लिखा है मैंने, प्रमुख कारण। तो आप में से मुझे कोई बताएगा, मैंने जो समझाया है उन्हीं में से प्रमुख कारण है। आप में से कोई बताएगा कि आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था।
और कोई? हाँ, और कोई? हाँ बोल। और कोई? मैंने प्रमुख बोला है, प्रमुख। प्रमुख का मतलब होता है, यानी लाग बाग भी कारण था, शब्द आया है प्रमुख। गर्ल्स में से कोई? वो चुटकी कहाँ गई बताओ? नहीं पता? कोई बात नहीं। और कोई? 9। और कोई? सुन लो, अरे मूर्खों, इन्होंने जाडोल के कामदार पोस्ट से क्या दिया? क्या देखकर? बेगार देखकर। 4 महीनों तक बैलगाड़ियां देकर भेजा था राणा के साथ, वापस आए तब तक 4 महीने हो गए, और इतने लंबे समय तक करवाई गई किसानों से क्या? बेगार। तो इस आंदोलन का प्रमुख कारण बेगार प्रथा। कौन सी प्रथा? तो लिखो, आंदोलन का प्रमुख कारण में बेगार प्रथा। आंदोलन प्रारंभ 1921, मात्र कुंडिया। कौन से तोड़ से? चित्तौड़ से। लिख लो जल्दी से। लिखो जल्दी से, लिखो स्टूडेंट। नाइनटीन 1921, मात्र कुंडिया, चित्तौड़। लिख लिया? लिख लिया सभी ने? अब आगे समझोगे या फिर लिखोगे पहले? तो सुनो और समझो स्टूडेंट। मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ से 1921 में मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, सुनो और समझो। पहले तो भीलो के गांव गांव गए और किसका आयोजन किया? सभा का। और सभा का आयोजन करके किसके विरुद्ध जागरूक किया? बेगार के विरुद्ध जागरूक किया। और किसानों को कहा कि तुम किसी भी प्रकार का क्या नहीं दोगे? लागबाग। क्या नहीं दोगे? और इसके अलावा भीलों की जो और समस्याएं थी उनकी क्या तैयार की? और रिपोर्ट में भीलों की यानी किसानों की क्या लिखी? मांगे। बताओ क्या लिखी? मांगे लिखी। अब ये रिपोर्ट तैयार की, और रिपोर्ट तैयार करके इस रिपोर्ट में कितनी मांगे थी रे? 21। कितनी मांगे थी? 21 मांगे। 21 सूत्री मांग तैयार की, और 21 सूत्री मांगे तैयार करके भेज दी मेवाड़ के राणा। बताओ किसको? फतेह सिंह को। अब मेवाड़ के राणा फतेह सिंह को जब 21 मांगे भेजी गई तो इन 21 मांगों को नाम दिया गया मेवाड़ की पुकार। बताओ क्या नाम दिया गया? हाँ, मेवाड़ की पुकार नाम दिया गया। अब जब ये मेवाड़ की पुकार यानी 21 मांगे पहुंची मेवाड़ के राणा फतेह सिंह के पास, तो फतेह सिंह ने 21 में से कितनी मांगे स्वीकार कर ली? बोलो। यानी कितनी मांगे स्वीकार नहीं हुई? बोलो। 3 मांगे स्वीकार नहीं हुई। जब 3 मांगे स्वीकार नहीं हुई, मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने कहा ठीक है, हम आपकी 21 में से कितनी? 18 मांगे स्वीकार करते। तब स्टूडेंट ये बात पता चली कौन से लाल को? मोतीलाल को। तब मोतीलाल ने कहा नो, वी वांट 20। अगर 21 से 20 भी स्वीकार हुई तो हम आंदोलन को क्या रखेंगे? जारी रखेंगे। तो बिल्कुल स्टूडेंट, इधर मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन को जारी रखा। तो इस क्षेत्र में कौन सी जाति के किसान थे?
जाट जाति के भी किसान थे। जब जाट जाति के किसानों को पता चला कि मोतीलाल तेजावत हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, तब जाट जाति के किसानों ने कहा हम भी इस आंदोलन में क्या लेंगे, भाग लेंगे। तो मेरा आपसे सवाल है, किस जाट किसान के नेतृत्व में जाट किसानों ने इस आंदोलन में भाग लिया? कौन बताएगा? किस जाट किसान के नेतृत्व में जाट किसानों ने इस आंदोलन में भाग लिया? एनीबडी? कोई बताएगा? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा, बताएगा कोई? पालीवाल? क्यों पढ़ा नहीं पहले? उधर आउआ, चश्मिश, और तो हाँ वो पीछे खड़प, आप पीछे तेजावत है, इधर ओसवाल खड़ा, आ खड़ा हो कमीने, आ खड़ा हो फातू। ये पहले भी पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, बता चुपचाप। क्यों? पढ़ले मरले सिलेक्शन नहीं लेना है? सिलेक्शन नहीं लेना रे, तो फिर ऐसे लेगा? पढ़ाई करो, बैठो। और तो वो भाई, हाँ खड़ा हो, यो यो, अरे ब्लैक शर्ट, हाँ खड़ा हो, बता कहां से लाया बोलाराम को पकड़ के? बैठो, रुक, अभी रुक, तेरी गोकुल चंद। खड़ा हो वापस, अब बोल वापस। गोकुल चंद मेहता तो बैठ, पढ़ा पर आंखें फाड़ के नहीं पढ़ा। गोकुला जाट, कौन सा जाट? गोकुल जाट के नेतृत्व में। कौन सा जाट? गोकुल जाट के नेतृत्व में इस एक ही आंदोलन में जाट किसानों ने भी क्या लिया बताओ? भाग लिया। अब सुनो और समझो। अब स्टूडेंट फतेह सिंह जी को पता चला कि मैंने कितनी मांगे स्वीकार कर ली? बोलो, 18 मांगे स्वीकार कर ली, तो भी बेटे मोतीलाल जी क्या कर रहे हैं? आंदोलन जारी रख रहे हैं। तब परेशान हो गए कौन? फतेह सिंह ने कहा कि मोतीलाल जी तुमसे तो ज्यादा कौन सा लिया चल रहा है, वहां पर मैं एक मांग भी स्वीकार, और तुम्हारी मैंने कितनी मांगे स्वीकार की? इसका मतलब समझ रहे हो? मोतीलाल तेजावत का आंदोलन बिजोलिया से भी तेज चल रहा था। समझ में आया ना? तभी तो 18 मांगे स्वीकार हुई। तो कहा कि 18 मांगे स्वीकार कर रहा था, हूं नहीं था, तो मान नहीं रहे हो। अब फतेह सिंह ने कितने आदेश जारी किए? बोलो। एक आदेश जारी किया, 50 से अधिक व्यक्तियों की सभा पर हम क्या लगाते हैं? प्रतिबंध लगाते हैं। अगर 50 से अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के क्या करते हैं सभा, तो उन्हें क्या करो? गिरफ्तार कर लो। और किसको गिरफ्तार करवाएंगे? तेजावत को जो भी गिरफ्तार करवाएगा उसे कितने रुपए इनाम दिए जाएंगे? 500 रुपए इनाम के दिए जाएंगे। ये घोषणा बताओ किसने की? बोलो। जब मेवाड़ रियासत ने ये घोषणा की और जब बात पता चली तेजावत को कि मेरी गिरफ्तारी का आदेश जारी हो गया, तब मोतीलाल तेजावत ने कहा डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डॉन अब बस में घूमेगा। मतलब मोतीलाल तेजावत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र से तीसरे क्षेत्र चले जाएंगे। जब इनके गिरफ्तारी के आदेश जारी हुए तो मोतीलाल तेजावत कौन सा डोल छोड़ा, कौन सा यारी छोड़ा? बताओ। कौन सा पट्टा छोड़ा?
अब हमें क्या पता कौन सा पट्टा, ये मादड़ी पट्टा, कौन सा पट्टा। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इनको अच्छे से याद करते रहना। ये एकी आंदोलन का प्रभावित क्षेत्र था, यानी एकी आंदोलन किस किस क्षेत्र में हुआ? बोलो, कौन से डोल में, कौन सी यारी, कौन सा पट्टा। उसके बाद और भी सुन लो, बताओ क्या लिखा मैंने? जवास। क्या लिखा? बताओ। चलो ये तो बाद में लिखाएंगे, चलो ठीक है। जवास में अब सुनो और समझो। फिर ये आए रोही ही रोही, और सिरोही से चले गए रात ही रात। बोलो, गुजरात में कौन से नगर गए? और विजयनगर के पास ही गांव था मड़ा ही मड़ा। कौन सा मड़ा? ये विजयनगर पहले राजस्थान का ही हिस्सा था। कान खोल के सुन लेना। जब देश आज़ाद हो गया और राज्य बने, तब ये विजयनगर, ईडर और दाता ये चले गए कहाँ? समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो और समझो। इसी नीमड़ा के अंदर मोतीलाल तेजावत ने बुलाई भीलों की सभा। बताओ क्या बुलाई? भीलों की सभा बुलाई। आप में से कोई बताएगा नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? विक्रम बता। तारीख? बहुत बढ़िया, बैठो, बहुत बढ़िया। 7 मार्च 1922। जगह कौन सी? सभा कौन बुला रहे हैं? और यहां पर आया वही जो था मानगढ़ के अंदर, मेजर, और आया और नीमड़ा में भीलों की सभा को चारों तरफ से और जबरदस्त क्या चलाई। और कहा जाता है कि इसमें 1000 से अधिक किसान मारे गए। और नीमड़ा घटना को कहा गया एक अन्य दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब आप कहोगे जलियांवाला कितने हो गए? सुन लो और समझ लो, कंफ्यूजन नहीं होना है। और जो चीजें एक जैसी हो उनको साथ में रिपीट कर लो, कभी भी कंफ्यूज होगा ही नहीं। अब सुनो, अगर आपको पूछे जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना किस घटना से की गई? निमूचना से। बोलो किससे? शब्द याद रखो आप तो। तुलना पूछे तो निमूचना। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा गया? और एक अन्य दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा गया? बोलो। अब यहां पर मेजर सट्टन ने गोलियां चलाई, वो तो ठीक है, पर यहां से बचकर भागने में सफल हो गए कौन? मतलब समझे, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, क्योंकि डॉन भीड़ में से छुप के भाग गया। समझ में आया ना? मोतीलाल यहाँ पे पकड़ाया ही नहीं। और फिर मोतीलाल आए रोही ही रोही, अरे बोलो मरो। और सिरोही में इस आंदोलन को चलाया किस नाम से? बोलो। इसीलिए यहाँ पर आंखें फाड़ के देखो, मैंने एक की आंदोलन ऑब्लिक करके क्या लिखाया? अब बहुमत आंदोलन सिरोही क्षेत्र में चलता रहा। जब इस नीमड़ा घटना के बारे में बात पता चली कौन से गांधी को, तो महात्मा गांधी जी ने संदेश भेजा कौन से वत को? का चुपचाप मैं कह रहा हूं, अंग्रेजों के सामने कर दो आत्मसमर्पण। तो बताओ, गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने क्या कर दिया? बोलो। अब जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसका उत्तर देगा, उसे मैं मानूंगा कि वास्तव में पढ़ाई की है। अब बताओ, जेल में बंद कर दिया जब समर्पण किया, तो मोतीलाल तेजावत को जेल में बंद कर दिया। मेरा सवाल यह है कि मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा करवाने में सबसे बड़ा योगदान किस व्यक्ति का था? सबसे बड़ा योगदान किस व्यक्ति का था? रुक जा, अभी पूछूंगा। और उत्तर कहाँ से लेके आ रहा है ये भी मुझे पता चल रहा है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया,
सबसे बड़ी बात यह है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत खूब। कौन बताएगा? पहले खड़े हो, चश्मिश वाले साहब खड़े हो, बताओ। पास वाला चश्मिश खड़ा हो। हाँ, सीनियर सिटीजन को खड़े करते हैं। हाँ, सीनियर साहब खड़े हो। हाँ, इधर खिड़की के पास जो बैठे हैं, हाँ खड़े हो। पीछे पीछे, हाँ ये। और तो थोबड़े देखने दो मुझे। खड़ा हो। क्या पीछे भाग के फाड़ रहा है? खड़ा। क्या कान दर्द हो रहा है? तो पढ़ाई कर ले, मर ले। क्या नाम है? ये लो, सद्दाम हुसैन। आत्मा को शांति नहीं मिली तुझे अभी? बैठो, बहुत बढ़िया, पढ़ाई करो, ठीक है। और तो खड़ा हो। क्या? कोई बात नहीं, बैठो बैठो। याद रखिएगा स्टूडेंट। कौन? डंडा कहाँ गया रे? पहले बताइए, उत्तर लाया कहां से? सच सच बता। तो कभी ने मैंने कहा माणिक्यलाल पढ़ाया, क्यों मेरे इज्जत के कांकरे कर रहा है? कंफ्यूज हो गया। हाँ बैठो। माणिक्यलाल नहीं था, वो मणिलाल था। सर मैंने आगे मणि माणी देखा तो मैंने सोचा माणिक्यलाल ही है। याद रखना, इनको जेल से रिहा करवाने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो बताओ कौन से लाल का था? मणिलाल कोठारी का। बताओ किसका था? मणिलाल कोठारी के योगदान से ही इन्होंने ही भरसक प्रयास किया और मोतीलाल जी को जेल से रिहा करवाया। एक बात और सुन लो, सिरोही में जब भूमठ नाम से आंदोलन चलाया कौन से लाल ने? मोतीलाल तेजावत ने। तब याद रखिएगा, यहाँ पर एक नारा दिया गया, हुकुम व हाकिम नहीं। हुकुम व हाकिम नहीं। इसका मतलब समझे कि रियासत और जागीरों से जो आदेश दिया जाएगा, अब उस आदेश की हम पालना करने वाले। तो इसका मतलब हुआ हुकुम व हाकिम नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से, अब फास्टली लिखो। हर एक पे नजर है, ध्यान रखना, हर एक पे। और जब से तुम्हारी 4 घंटे क्लास लगने लगी है ना, साला मेरी जिम छूट गई है पिछले 3 दिनों से, और मैं चाहता हूं कि थोड़ी जिम यहां पर कर लूं। ठोक ठोक के लुगदी बना दूंगा अगर कोई पकड़ा गया तो। बात 1% भी नहीं करे, दुष्टि कहीं के, भटकती आत्माओं। लोग मरने के बाद भटकते, तुम जीते जी भटक रहे हो। लिखो मरो। लास्ट पॉइंट बताओ। आंदोलन प्रारंभ मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से लिख लिया 1921। अब लिखो मोतीलाल तेजावत ने, मोतीलाल तेजावत ने मोतीलाल तेजावत ने बिलों की सभाओं का आयोजन कर, बिलों की सभाओं का आयोजन कर, बिलों की सभाओं का आयोजन कर, बिलों की सभाओं का आयोजन कर किसानों को जागरूक किया, किसानों को जागरूक किया तथा बताओ इन किसानों की कितनी मांगे तैयार की? 21। तो लिखो तथा भील व ग्रासिया जाति के किसानों की, भील
व ग्रासिया जाति के किसानों की 21 मांगे तैयार की। 21 मांगे तैयार की। इन 21 मांगों को इन 21 मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा गया। इन 21 मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा गया। लिख लिया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अब बताओ, गोकुल जाट के नेतृत्व में जाट किसानों ने भी भाग लिया। डबल स्टार और नोट लगाकर लिखो, इस आंदोलन में गोकुल जाट के नेतृत्व में, इस आंदोलन में गोकुल जाट के नेतृत्व में, गोकुल जाट के नेतृत्व में जाट किसानों ने भाग लिया। लिख लिया। अब बताओ, मेवाड़ के राणा ने 21 में से कितनी मांगे स्वीकार की? तो लिखो, मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने 21 में से 18 मांगे स्वीकार की। मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने 21 में से 18 मांगे स्वीकार की। 21 में से 18 मांगे स्वीकार की। पेज पलट और पलट और पलट। ये प्लॉट क्यों छोड़ रखे 25-50 के? काम कर लेना, ठीक है। मुझे सुगंध आ जाती है कि गद्दार कहाँ बैठा है। हाँ, आगे बढ़ो। मतलब सुनो, जब भी कोई चोरी करता है या गद्दारी करता है ना, तो थोड़ा कांप जाता है। अब बॉडी से तो उसका पता नहीं चलता। मैंने आपको क्या कहा, आपके शरीर की आंखें हमेशा सच्ची बयां करती है। ज्यों ही मैं इसके पास आया तो ये यूं करने लग गया, पता चल गया। लिख मर। मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने 21 में से 18 मांगों को स्वीकार किया, किंतु मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन को क्या रखा? जारी रखा। आंदोलन को जारी रखा। कैसे हो? पेज पलटाओ। काम पूरा है? मुझे थोड़ा शक हो रहा है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। लिखो जल्दी से। आंदोलन को क्या रखा? जारी। अब बताओ, मोतीलाल तेजावत के विरुद्ध कितने आदेश जारी किए फतेह सिंह ने? लिखो जल्दी से। मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने निम्न आदेश जारी किए। पेज पलट रहे और पलट। हाँ, पलटता रहे। बस। अरे बस रे, ये कहीं कहीं पे उर्दू क्यों लिख रहा है? मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं। आराम से लिखो। आगे लिखो स्टूडेंट, निम्न आदेश जारी किए, जिसमें फर्स्ट लिखो। बताओ, कितने अधिक व्यक्तियों पर सभा पर रोक लगाया? तो लिखो, 50 से अधिक व्यक्तियों की सभा पर रोक लगाई। 50 से
अधिक व्यक्तियों की सभा पर रोक। दूसरा लिखो, बताओ किसकी गिरफ्तारी पर? बिल्कुल लिखो, मोतीलाल की गिरफ्तारी पर 500 रुपए इनाम। मोतीलाल की गिरफ्तारी पर 500 रुपए इनाम। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत यह क्षेत्र छोड़कर, यह क्षेत्र छोड़कर, यह क्षेत्र छोड़कर विजयनगर, मर जाएगा। आगे लिखो, क्या लिखा आपने? विजयनगर कोष्टक में लिखो गुजरात चले गए। विजयनगर चले गए तथा नीमड़ा गांव में, कौन से गांव में? नीमड़ा गांव में, नीमड़ा गांव में भीलों की सभा का आयोजन किया। नीमड़ा गांव में भीलों की सभा का आयोजन किया। अब बताओ कौन सी घटना घटित होगी? नीमड़ा घटना। हेडिंग डाल दो, नीमड़ा घटना, नीमड़ा घटना, नीमड़ा घटना। फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो तारीख। नीमड़ा घटना, फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो तारीख। तारीख में लिखो 7 मार्च 1922, 7 मार्च 1922। लिख लिया? बताओ गोलियां चलाने का आदेश जारी किसने किया? लिखो, गोलियां चलाने का आदेश, गोलियां चलाने का आदेश मेजर सट्टन ने जारी किया। मेजर सट्टन ने जारी किया। बताओ इस घटना में कितने किसान मारे गए? बिल्कुल लिखो, इस घटना में 1000 से अधिक किसान, इस घटना में 1000 से अधिक किसान मारे गए। बताओ इस घटना को क्या कहा गया? बिल्कुल लिखो, इस घटना को अन्य दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। इस घटना को अन्य दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। लिख लिया? अब बताओ स्टूडेंट, इन्होंने सिरोही क्षेत्र के अंदर किस नाम से आंदोलन को जारी रखा? बिल्कुल लिखो, मोतीलाल तेजावत ने। अगले पॉइंट में लिखो, मोतीलाल तेजावत ने सिरोही क्षेत्र में, मोतीलाल तेजावत ने सिरोही क्षेत्र में, सिरोही क्षेत्र में भूमट आंदोलन के नाम से, भूमट आंदोलन के नाम से, भूमट आंदोलन के नाम से आंदोलन को जारी रखा, आंदोलन को जारी रखा। लिख लिया? लिखो, इस आंदोलन में हुकुम व हाकिम नहीं का,
इस आंदोलन में हुकुम व हाकिम नहीं का नारा दिया गया। हुकुम व हाकिम नहीं, हुकुम व हाकिम नहीं का क्या दिया गया? नारा दिया गया। अब बताओ किसके कहने पर इन्होंने आत्मसमर्पण किया? बिल्कुल लिखो, महात्मा गांधी के कहने पर, महात्मा गांधी के कहने पर, महात्मा गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण किया। मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण किया। अब बताओ इन्हें जेल से रिहा करवाने में हाथ किसका था? तो लिखो, मणिलाल कोठारी, मणिलाल कोठारी के सहयोग से, मणिलाल कोठारी के सहयोग से मोतीलाल तेजावत को रिहा करवाया गया। मोतीलाल तेजावत को रिहा करवाया गया। ये हो गया स्टूडेंट आपका कौन सा आंदोलन? इक्की आंदोलन और वही बोमट आंदोलन। एक और पॉइंट लिख लो, प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र। और प्रभावित क्षेत्र में लिखो जल्दी से, लिखो जाडोल, जाडोल, मादड़ी पट्टा, मादड़ी पट्टा, मादड़ी पट्टा, जाडोल, मादड़ी पट्टा, कोलियारी, कौन सी यारी? कोलियारी। लिख लिया? ये तो तुम्हें पूछे एक ही आंदोलन, तब तो बताना है। ये बोमट आंदोलन पूछे तो लिखो बोमट आंदोलन, बोमट आंदोलन का प्रभावित क्षेत्र आगे ही लिख लो, रोही ही रोही, सिरोही, लिख लिया? सिरोही, सियावा, सियावा, सिरोही, सियावा, बालोलिया, बालोलिया। बोर्ड पे लिखूं या लिख लोगे? लिखो, चलो बोर्ड पे लिखता हूं। देखो, बोमट आंदोलन का अगर आपको अलग से पूछ ले तो सबसे पहले रोही ही रोही, सिरोही, उसके बाद क्या लिखाया मैंने? सियावा, सियावा, बालोलिया, बालोलिया और भूला गांव। ये जो सभी संबंधित है कौन से आंदोलन से? बोमट आंदोलन से संबंधित है। कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट ना, एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, बालोलिया घटना, भूला गांव की घटना, सियावा घटना किस आंदोलन से संबंधित है? एक ही या, पहले तो ऑप्शंस में संभालना है एक ही आंदोलन, और जब एक ही नहीं हो तो बोमट आंदोलन। समझ में आया कि नहीं आया? बस ये हो गया स्टूडेंट्स आपका कौन सा आंदोलन, जल्दी से बताओ। एक ही आंदोलन। अब बचा है आपके सिर्फ तो सिर्फ एक, वो है मीणाओं का एक कानून जिसका नाम क्या था? बोलो। बोलो। जयराम, हाँ, जयराम पैसा कानून।
मार दूंगा दुष्टी को। और इसकी तरह काफी छोरे बोल रहे जय राम पैसा कानून। वो जय राम नहीं है, वो जरा यम है कि जय राम पैसा कानून। बिल्कुल मैंने काफी मतलब इसी का नहीं कह रहा हूं, बैठो। हर बैच के अंदर 50% स्टूडेंटों को मैंने देखा है जो जरायम पैसा कानून नहीं बोलते, जय राम पैसा कानून। पूरा पाप काट दिया कानून का भी। वो जरायम है भाई, कौन सा है? और जरायम को ठोकते हैं जयराम पैसा कानून। हाँ, जिस प्रकार कल मैंने बताया ना, बी अवेयर। अंग्रेजों ने हमें कहा बोलो बी अवेयर, हमने कहा बी आवर, और सारा बी आवर एक शहर बसा दिया। समझ में? हाँ सॉरी, जिला। समझ में आया ना? तो पहले सुनो और समझो क्या होता है, क्या होता है। अच्छे से सुनना और समझना। जरायम पैसा कानून। मैंने कल आपको एक, याद कीजिए, एक उदाहरण बताया था कि मीणा शासन करते थे आमेर रियासत पर, बताया था। फिर आ गए कौन? सर आप उत्कर्ष में कितने टाइम से पढ़ाते हो? सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक, शाम को सुबह 7 से लेकर शाम को 8 बजे तक, और आज तो 9:15 बजे तक, क्योंकि 8 बजे तुम्हारी क्या है? प्रश्नोत्तरी। तो पहले सुन लो स्टूडेंट, ये जो एफर्ट जो हम लगा रहे हैं ना, हमारे लिए नहीं लगा रहे हैं। हाँ, तुम तो सोचोगे कि हाँ हमें पता है। अरे सुनो, यही सब कुछ नहीं होता है स्टूडेंट। देखो, सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक आप सोचो, रेगुलर कंटिन्यू 10:30 से 11 घंटे क्लासेस। और सब कुछ चीज़ ये नहीं होती है, कुछ टीचर का एफर्ट भी होता है। और बिल्कुल मैं मुश्किल से 1 महीने के अंदर एक बार ही लाइव जाता हूँ, वो भी किस लिए? कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ नया किया जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो प्रश्नोत्तरी आ रही है आपके लिए शो क्वेश्चंसों की, मेरा मानना है कि 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, RS हो या SI हो, कोई भी वैकेंसी की तैयारी करता हो तो उसे प्रश्नोत्तरी MCQ क्लास तो 100% देखनी चाहिए। समझ में आया ना? उससे क्या होता है, सुनो, टॉपिक अगर क्लियर हो रखा है, यानी हमने पढ़ रखा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पता चल जाते हैं। और सपोज करो हमने टॉपिक पढ़ भी नहीं रखा है और नया टॉपिक चल रहा है, तो नए टॉपिक के क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, पर आप क्लास देखो, ताकि उस दरमियान तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हाँ, जब सर ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक में से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। जल्दी से जाइए, चाय हाई पीकर आइए, फिर हम आगे पढ़ते हैं।